मैं होटल से पूरी तैयारी से निकला था। पिस्टल और रुपए मेरे साथ थे, बाकी साथी मेरे इंतजार में थे। थोड़ी देर बाद हम 2 टैक्सियों में सराय बैरम खान की तरफ रवाना हो गए और यशवंत से मुकर्रर वक्त से पहले ही वहां पहुंच गए। बजाय छप्पर होटल में इंतजार करने के मैंने सोचा कि उस इलाके में घूमा जाए। हम 2-2 की टोलियों में आगे पीछे चल पड़े। ये मुसलमानों की आबादी का इलाका था। छोटे छोटे 1 मंजिला घर और छोटी छोटी दुकानें थीं। एक दुकान पर हमने ठंडी दूध भरी बोतलें पी और फिर वापस लौट पड़े। पहले की तरह मैंने छप्पर होटल में अपना मोर्चा संभाला और मेरे साथी भी इधर उधर मुख्तलिफ जगहों पर डट गए। अब यशवंत का इंतजार होने लगा। इस इंतजार के दौरान पुलिस की एक गाड़ी छप्पर होटल के सामने आकर रुकी और पुलिस एहलकारों ने चाय पी। दिल्ली पुलिस के मातहत अमले के लोग कमजोर और गुर्बत के मारे हुए नजर आते थे, जो इस मामूली होटल में चाय पीने चले आए थे। उनके जाने के थोड़ी देर बाद यशवंत आता दिखाई दिया। वो आज निस्बतन बेहतर हालत में था। उसके रेस्टोरेंट में पहुंचने के तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं भी रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया। यशवंत कोने की टेबल पर बैठा हुआ था और उसने चाय का ऑर्डर दे रखा था। चाय पीते पीते उसने एक पैकेट मुझे थमा दिया। ये पैकेट उसने अपने लिबास में से निकाला था। मैंने भी वो पैकेट अपनी कमीज के अंदर डाल लिया और पैंट की जेब से रुपयों का लिफाफा निकाल कर उसे दिया। उसने धीरे से पूछा, कितने हैं? मैंने कहा 5000। यशवंत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने लिफाफा जेब में डाल लिया। मैंने कहा, आज तो शिम्मी के यहाँ जाओगे? वो झेंप सा गया और धीमे से हाँ कहा। मैंने कहा, पैकेट की वापसी पहले की तरह होगी। कहने लगा, मैं 12 बजे तक रहूंगा। वापसी पर घर के पास मिल जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि मेरे घर वाले पहले ही मेरे देर से घर आने से नाला हैं और मेरे आने के बाद अगर कोई मिलने आए तो बहुत बुरा मानते हैं। वो राजदारी के लहजे में बोला, औलाद जवान हो जाए तो बूढ़े वालिदैन को यकसर नजरअंदाज कर देती है और उनके इसी रवैये ने मुझे शिम्मी के यहाँ जाने पर मजबूर कर दिया है। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। सारा दिन दफ्तर में काम करते करते थक जाता हूँ। घर आता हूँ तो बच्चे बात नहीं करते। दफ्तर में घर का काम और घर में कोई बात तक न करे, ऐसा आखिर कब तक चल सकता था? मैंने उठते हुए यशवंत को थपकी दी और उसे कहा कि ये बालाखाने आबाद करवाने में घर वालों का बहुत हाथ होता है, वरना कोई शख्स अपना रुपया और वक्त घुंघरुओं की आवाज में सर्फ न करता। और ये जानते हुए भी कि इन बालाखाने वालियों की मुस्कुराहट, हंसी और अदाएं सब मसनूई होती हैं और ये सिर्फ रुपया बटोरने के ढंग है, कोई शख्स भी बेवकूफ न बनता। यशवंत के उठने से पहले ही मैं बाहर निकल आया। मेरे साथियों को इल्म था कि ये मीटिंग मुख्तसर होगी। उन्होंने 2 टैक्सियां पहले ही रोक रखी थी। हम उनमें सवार होकर साथियों के घर के करीब उतर गए। इस बार यशवंत के पैकेट में पहले की तरह कॉन्फिडेंशियल और टॉप प्रायोरिटी की मोहरों वाले खतूत थे। हमने खतूत की कॉपियां बनानी शुरू कर दी। ये 50 के करीब थे। मेरे साथी कॉपियां बनाते रहे और मैं पलंग पर दराज हो गया। आज मैं काफी थक चुका था और रात को पैकेट वापस करने भी मैंने ही जाना था। ये जुम्मे की रात थी और यशवंत से मैंने हफ्ते के रोज 3 बजे बाद दोपहर गोलचा सिनेमा के रेस्टोरेंट में मिलने को कहा था, जहां मैं नया पैकेट वसूल करने के अलावा उससे मुफस्सल बातचीत करना चाहता था और आइंदा पीर को मुझे पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट से भी मिलना था। रात को 11:30 बजे मैं कागजात का पैकेट लेकर यशवंत के घर की तरफ रवाना हुआ। हस्बे मामूल मेरा एक साथी मेरी हिफाजत के लिए मेरे हमरा था। पुरानी दिल्ली का ये इलाका हिंदुओं की आबादी का था और रात को जल्द ही बेरौनक हो जाता। मैंने ये बात अच्छी तरह महसूस की थी कि भारतीय हिंदुओं की अक्सरियत सुकूत ढाका और अपनी कामयाबी पर बजाय खुश होने के पजमुर्दा थे। शेर को उन्होंने जख्मी तो कर दिया था, लेकिन अब इस बात पर खौफजदा थे कि न जाने जख्मी शेर कब अचानक बदला लेने के लिए हमला कर दे। भारतीय फौज के महकमा जासूसी को भी उस वक्त तक यकीनन इल्म हो चुका होगा कि पाकिस्तान ने अपने POWs की कमी पूरी करने के लिए 4 नए डिवीजन भी रेस कर लिए थे, जो जदीद तरीन असलहे से लैस थे। फिर पाकिस्तान की अफवाज को साबिका मशरकी पाकिस्तान का भी अब दिफा नहीं करना था और उनकी तमाम तर ताकत मगरबी पाकिस्तान के दिफा पर मरकूज थी। दिल्ली में इस तरह की कई अफवाहें गर्दिश कर रही थीं कि पाकिस्तान पूरी ताकत से दिल्ली पर हमलावर होगा। पाकिस्तान की छाताबरदार फौज दिल्ली में उतारी जाएगी और अलहदगी पसंद सिख पाकिस्तान के लिए 5th कॉलमिस्ट का काम करेंगे। दिल्ली में हर इतवार को हवाई हमले से बचाव के सायरन टेस्ट किए जाते थे। भारतीय हिंदुओं का यही खौफ दूर करने के लिए भारतीय हुकूमत ने गालिबन 1974 में पाकिस्तानी सरहद के करीब एटमी धमाका किया था। हालांकि वो कई साल पहले ही एटमी ताकत बन चुका था और अपनी इस कामयाबी को पोशीदा रखे हुए था। भारतीय धमाके के फौरी बाद पाकिस्तान ने भी एटमी रिसर्च में तेजी पैदा कर दी और भारतीय अंदेशों के ऐन मुताबिक तेल की दौलत से मालामाल मुस्लिम ममालिक ने पाकिस्तान की इस मामले में भरपूर मदद की, जिनमें लिबिया नुमाया था। कर्नल कज़ाफी के अहकाम पर यूरेनियम 238 के खाम मवाद से भरे हुए 20 ट्रक जनूबी अफ्रीका में सफर के दौरान गायब कर दिए गए।
जिन पर लदा खाम यूरेनियम पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। ये खबर आलमी ज़राए अबलाग ने बड़े जोर शोर से जारी की और इसी की बुनियाद पर इस्लामी बम का शोशा छोड़ा गया, जिसकी पाकिस्तान ने कभी कतई तरदीद न की। यही खौफ भारतीय हिंदुओं में समा चुका था। पाकिस्तानी छाता बरदारों के खौफ से मिडिल क्लास हिंदू सरे शाम ही अपने घरों में दुबक जाते। हम जब यशवंत के घर वाली सड़क पर पहुंचे तो सिर्फ इक्का दुक्का टैक्सी और रिक्शा नजर आए। दुकानें सब बंद थी। हमने इस बार टैक्सी नहीं छोड़ी और टैक्सी में ही बैठे रहे। थोड़ी ही देर बाद यशवंत की गली के सामने एक रिक्शा रुका और उसमें से झूमता झामता यशवंत बरामद हुआ। मैं पैकेट लिए तेजी से उसके पीछे गया। शराब और शिम्मी के रक्स ने उसका नशा दोबाला कर दिया था। वो झूमता और गुनगुनाता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। मैं उसकी ये मसनूई खुशी उससे छीनना नहीं चाहता था, लिहाजा उसे पैकेट थमाकर और अगले दिन गोलचा सिनेमा में मिलने की याद दहानी करवा कर वापस पलट आया। अपने साथी को उसके घर के पास उतारा और कनॉट प्लेस पर टैक्सी बदल कर अपने होटल आ गया। अगले रोज सुबह मैंने आशा की दी हुई केसट कई बार सुनी। उसमें 3 अफराद की गुफ्तगू और ग्लासों की खनक में कभी कभार आशा की आवाज भरी हुई थी। ठेके से मुतल्लिका उमूर पर गुफ्तगू और बचत के मुताल्लिक अंदाजे बयान किए गए थे। सिर्फ एक बात ऐसी थी जिससे आशा की सच्चाई का सबूत मिलता था। गालिबन ब्रिगेडियर ने कहा था कि सर ठेका तो मैं दे देता हूँ, लेकिन अगर दूसरे ठेकेदारों ने शोर मचा दिया और बात इंक्वायरी तक पहुँच गई तो फिर क्या होगा। उसकी बात को दूसरी आवाज ने काट दिया। ब्रिगेडियर, उसकी तुम चिंता न करो, ये मेरी जिम्मेदारी है और जेचंद तुम्हारा हिस्सा तो तुम्हें ठेका मिलते ही अदा कर देगा। मेरी तो जेचंद के साथ हिस्सेदारी है और जब तक ठेके का तमाम काम मुकम्मल नहीं हो जाता मुझे मुनाफे का हिस्सा नहीं मिलेगा। ये गालिबन मिनिस्टर साहब ब्रिगेडियर को तसल्ली दे रहे थे। हमारे लिए ये केसेट कारआमद साबित हो सकती थी, लेकिन इसके लिए आशा का ताउन जरूरी था। अगर वो हमें ठेके की तमाम तफसीलात मुहैया कर सकती तो फिर जेचंद के अलावा ब्रिगेडियर और मिनिस्टर को भी हम काबू कर सकते थे। मैंने सोचा कि इस मामले पर आशा से आइंदा पीर या मंगल को फोन पर बात करूंगा। पीर के दिन मुझे पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट से भी मिलना था, उसके बाद ही आशा को फोन कर सकता था। मुझे ठेके के मामले में जल्दी नहीं थी क्योंकि ये अभी इब्तिदाई मराहिल में था। ठीक 2 बजे मैं गोलचा सिनेमा चला गया। इस सिनेमा में मशहूर भारतीय फिल्म बॉबी नई रिलीज हुई थी और सिनेमा शायकीन से खचाखच भरा हुआ था। गोलचा सिनेमा की बिल्डिंग में एक निहायत ही आला दर्जे का रेस्टोरेंट बना हुआ था। मुझे यशवंत से वहीं पर मिलना था। मैं रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तो यशवंत पहले ही एक टेबल पर कब्जा जमाए दिखाई दिया। कई किस्म के खाने उसके सामने पड़े हुए थे। आज वो बहुत निखरा हुआ था। रस्मी अलग सलैक के बाद वो कहने लगा, घर वाले तो अक्सर दाल और सब्जी ही पकाते हैं। मैं कभी कभार किसी रेस्टोरेंट में जाकर मनपसंद खाना खाता हूँ या फिर शिम्मी के यहाँ अच्छा खाना मिलता है। मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, शिम्मी के यहाँ का खाना तो यकीनन तुम्हें भाता होगा क्योंकि शिम्मी का साथ उसे मजीद लजीज बना देता होगा। यशवंत कुछ झेप गया। अब चूंकि हम दोनों दोस्त बन चुके थे इसलिए वो बेतकल्लुफी से कहने लगा, शिम्मी रात भी आपका पूछ रही थी, कभी उधर का भी चक्कर लगाएं। मैंने कहा, यशवंत साहब क्यों अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने का कह रहे हो? उस बाला खाने पर सिर्फ शिम्मी ही नुमाया है। अगर मैं वहाँ जाने लगा तो फिर आपकी दाल नहीं गलेगी। उसका हुस्न और अदाएं तमाशबीनों से सिर्फ रुपया ऐंठने के लिए हैं। जिस तरह पैसे के जोर पर पहले दिन मैंने तमाम तमाशबीनों को खिसकने पर मजबूर कर दिया था, उसी तरह अब मेरे वहाँ जाने से आपको भी खिसकना पड़ेगा। इसलिए आप अकेले ही वहाँ जाकर अपनी तन्हाई दूर करते रहें और इसमें मुनासिब हद तक मेरा माली ताउन जारी रहेगा। आप मेरी जरूरत पूरी करें, मैं आपकी जरूरत पूरी करूंगा। और दूसरी बात यह है कि तवाइफ के कोठे पर अरबों रुपए लुटाने वाले भी पैसा खत्म होने पर जलील रुस्वा करके निकाल दिए जाते हैं। इसलिए अपना पैसा होशो हवास में रहकर और हाथ खींच कर खर्च करें। खर्च कम करें लेकिन जाहिर ये करें कि आपके पास बहुत दौलत है। इस तरह ये तवाइफें भूखी बिल्ली की तरह आपके गिर्द चक्कर काटती हैं। यशवंत खामोशी से मेरी बातें सुन रहा था, लेकिन उसके चेहरे से साफ आया था कि बुढ़ापे के इश्क से बचना अब उसके बस में नहीं रहा और मैं चाहता भी यही था कि शिम्मी की वजह से यशवंत हमारी जरूरत पूरी करने पर मजबूर रहे। मैंने मौका गनीमत जानकर कहा, वैसे यशवंत साहब आपकी पसंद भी लाखों में एक और लाजवाब है। शिम्मी पर दिलो जान ही नहीं दोनों जहान भी निछावर करने पड़े तो सौदा महंगा नहीं। यशवंत खिल उठा और कहने लगा, विनोद भाई अब तो ये भगवान के और आपके हाथ में है कि मैं शिम्मी को हासिल कर सकूं। कल की डाक आपको कैसी लगी? मैंने जवाब दिया, कोई खास नहीं, मामूल की डाक से एक दर्जा ऊपर थी। हालांकि ये बहुत ही अहम डाक थी। आर्मी हेडक्वार्टर के एक खत के जरिए भारत के 7 और 10 नंबर डिवीजन कमांडो को मुत्तला किया गया था कि सिख लाइट इन्फेंट्री की तमाम रेजिमेंट्स को, जिनकी नफरी 35,000 से ज्यादा थी, 1 माह के अंदर इन डिवीजन से हटाकर त्रिपुरा में मुकीम जाट रेजिमेंटों की जगह तैनात किया जाए। भारत के
7 और 10 नंबर डिवीजन पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब मौजूद थे। यशवंत कहने लगा, अब जबकि मैंने आपके लिए इतना बड़ा रिस्क ले लिया है तो मैं इंतहा तक जाने को तैयार हूँ। बस आप हुक्म करते जाएं, मैं तामील में कोई कसर न उठा रखूंगा। मुझे अचानक ख्याल आया और मैंने यशवंत से कहा, तारापुर के एटमी बिजली घर से रेडिएशन से महफूज ट्रक टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट को बाकायदगी से जाते हैं और उनकी सिक्योरिटी फौज के कमांडोज के सुपुर्द है। तारापुर का एटमी प्लांट भी उनकी निगरानी में है, इसलिए एटमी प्लांट और टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताल्लिक हेडक्वार्टर्स को मुत्तला किया जाता होगा। ऐसी तमाम फाइलें मुझे दरकार हैं। यशवंत खामोश हो गया, जैसे कुछ सोच रहा हो। मैंने बेरगबती बरतते हुए कहा, मैंने तो यूं ही आपसे ये बात कर दी है, वरना एटमी बिजली घर और रिसर्च इंस्टीट्यूट दोनों में हमारा राब्ता है और हमें मुफस्सल मालूमात मिल रही हैं। मैंने तो महज इन मालूमात को टैली करने के लिए आपसे पूछा था। हाँ, ये बात जरूर है कि इस काम के इवज आपको खासी बड़ी रकम मिल सकती है। मैं खामोश हुआ तो यशवंत बोला, ऐसी 2 फाइलें हैं जो जनरल साहब अपने कमरे के सेफ में रखते हैं। चूंकि मैं कॉपिंग ब्रांच में सबसे सीनियर और सुपरिटेंडेंट हूँ, इसलिए उन फाइलों से मुतल्लिका डाक टाइप करवाने के लिए और आई हुई डाक फाइल करवाने के लिए जनरल साहब मुझे बुलाते हैं। जनरल साहब के कमरे में पड़े टाइपराइटर पर ही मैं टाइप करता हूँ और कॉपियां फाइल में लगा देता हूँ। ये दोनों फाइलें अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक फाइल मुकम्मल होने के बाद दूसरी ज़ेरे इस्तेमाल है। जनरल साहब के हुक्म के मुताबिक हर आने वाली डाक के जवाब की कॉपी उसी के साथ स्टेपल कर दी जाती है। जनरल साहब का टाइपराइटर बिजली से चलता है और उनके कमरे में फोटोस्टेट मशीन भी है, लिहाजा कार्बन कॉपी नहीं बनाई जाती। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आपकी इन फाइलों तक महज रसाई का हमें कोई फायदा नहीं, लिहाजा इस बात को भूल जाएं। अब ये बताएं कि जनरल और ब्रिगेडियर और दूसरे सीनियर अफसरान के दफ्तरों की सफाई कौन कौन से स्वीपर करते हैं। हमें उनकी रद्दी की टोकरियों में फेंके हुए कागज और उनके टुकड़े चाहिए। यशवंत फौरी बोला, आपका ये काम मैं करवा दूंगा और ऐसे तमाम कागजात मैं आपको मुहैया करूंगा। मैंने उसे टोका और कहा, नहीं यशवंत बाबू, दफ्तर में जो काम एक रूटीन में चल रहा है उसमें आपकी मदाखलत शक पैदा कर सकती है। आप सिर्फ उन स्वीपर्स के नाम मुझे दे दें, ये स्वीपर्स का काम है और उन्हीं से हम ये काम लेंगे। दूसरे इस काम का मुआवजा निहायत कम होगा जो आपके शाया निशान नहीं। बड़ा काम और बड़ा मुआवजा जनरल की सेफ में बड़ी फाइलों का हुसूल है जो आपके लिए मुमकिन नहीं। कुछ देर खामोशी के बाद मैंने यशवंत से अगली डाक के मुतालिक पूछा तो उसने कहा कि आइंदा वो डाक हफ्ते में 2 दिन मंगल और हफ्ते के रोज दिया करेगा। डिलीवरी के लिए दोनों दिन दफ्तर से वापसी पर उसकी गली के बाहर सड़क पर दूध दही की दुकान पर एक जैसे थैलों की तब्दीली के जरिए और डाक की वापसी के लिए मंगल को रात 12 बजे जब वो चहलकदमी के लिए गली के बाहर तक आ जाया करेगा और हफ्ते को शिम्मी के बाला खाने से वापसी पर 11:30 और 12 बजे के दौरान सड़क पर। मैंने कहा, अव्वल तो मैं खुद आया करूंगा, वरना मेरा एक साथी जिसकी बड़ी बड़ी मूछें होंगी और नजर की ऐनक लगाई होगी तुम्हारे करीब आकर तुमसे सिगरेट जलाने के लिए माचिस मांगेगा और उसका कोड वर्ड डॉन होगा। डॉन सुनते ही तुम उससे थैले तब्दील कर लेना। इस दौरान यशवंत ने डाक का पैकेट टेबल के नीचे ही से मुझे थमा दिया। मैंने उसे लेकर अपने लिबास में छुपा लिया। ये सब समझा कर जब मैं कुर्सी से उठने लगा तो यशवंत ने रुकते रुकते पूछा कि जनरल के दफ्तर की फाइलों का कितना मुआवजा मिल सकता है। मैंने कहा, यशवंत बाबू, जो काम आप नहीं कर सकते उसके मुतालिक पूछने का क्या फायदा। आप दोस्त हैं, लिहाजा आपको बताता हूँ, कम से कम 50,000। 50,000 का सुनते ही यशवंत की आंखें फटी की फटी रह गई। 70 की दिहाई में 50,000 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। आजकल के नौजवान उस दौर के 50,000 का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में उस दौर में बकरे का साफ सुथरा गोश्त 4 रुपए किलो दस्तयाब था। सब चीजों की कीमत इसी निस्बत से आजकल के मुकाबले में बहुत कम थी और भारत में अंदरूने मुल्क बनने और पैदा होने वाली अशिया की कीमतें पाकिस्तान से भी कम थी। यशवंत को वहीं छोड़कर मैं रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। मेरे साथियों ने बाजारों में घूमते हुए एक दुकान से स्कूल ड्रामों में गेटअप के लिए बनी मसनूई मूछें और सिखों की रोल की हुई दाढ़ियां खरीद ली। उन्होंने तो ये महज तफरीहन खरीदी थी, लेकिन मैंने उनसे काम लेने का फैसला किया। बाल तो उनके पहले ही खासे बड़े हुए थे। मैंने उन्हें सिख तर्ज की बंधी बंधाई पगड़ियां भी खरीदने का कहा और अब मेरे चारों साथियों के पास सिख गेटअप का मुकम्मल सामान था। यशवंत के साथ राब्ते का मैंने मजबूत पुल बना दिया था। अब डाक लेने और वापस लौटाने का रूटीन का काम मैं उन्हें सौंपना चाहता था, क्योंकि गैर इरादी तौर पर मैं कई जगह बैक वक्त इन्वॉल्व हो चुका था और मेरे पास वक्त की कमी थी। सिनेमा से निकलकर मैं एक चश्मों की दुकान पर गया और सादा शीशों वाली 4 ऐनकें खरीदी। यशवंत की हालत को देखकर मुझे यकायक एक
मंसूबा सूझा था। मैं सीधा चावड़ी बाजार शिम्मी के बालाखाने पर चला गया। सुबह बनारस और शाम अवध के हुस्न की तरह तवाइफों के बालाखाने भी शाम ढलने के बाद रंगीन और पुरकशिश होते हैं। अभी शाम के 4 भी नहीं बजे थे। मैंने अपनी आमद की इत्तला दी तो एक अधसोया मरासी मुझे अंदर ले गया। रात का सजा हुआ कमरा सिगरेट के टुकड़ों, औंधे पड़े उगालदानों, बिखरे साजों और मैली चांदनियों से अटा पड़ा था। मैंने मिरासी से कहा कि मुझे डेरादारनी से मिलना है। थोड़ी देर बाद मुझे अंदर के कमरे में पहुंचा दिया गया, जहां शिम्मी 2-3 और लड़कियों के साथ औंधी तिरछी पड़ी सो रही थी और एक पलंग पर नीम दराज डेरादारनी सिगरेट पी रही थी और उसकी नजरें सवालिया अंदाज में मेरे बेवक्त आने का सबब पूछ रही थी। मैंने उसे कहा कि मैं शिम्मी के मुताल्लिक कुछ बात करने आया हूँ, लेकिन उसकी सवालिया निगाह ही खत्म न हुई। मैंने 1000 रुपया उसे दिया और कहा कि मेरी बात गौर से सुने और सही जवाब दे। 1000 रुपए ने मेरी बेवक्त आमद का एहसास उसके चेहरे से गायब कर दिया और वो मिरासी को गाली देकर पुकारने लगी कि अभी तक मेरे लिए ठंडा क्यों नहीं लाया। इतनी देर में शिम्मी और दूसरी लड़कियां भी उठ बैठी। डेरादारनी ने उन्हें इशारा किया और वो दूसरे कमरे में चली गई। सारी लड़कियों में सिर्फ शिम्मी ने छोटी सी नथनी पहन रखी थी। मैंने डेरादारनी से पूछा कि शिम्मी की बात कहीं तय हुई है, तो डेरादारनी ने नफी में सर हिलाया। मैंने पूछा नजराना क्या होगा, तो डेरादारनी ने मुझे खरीदार समझते हुए कहा 20,000 से 1 पाई कम नहीं। मैंने फिर पूछा यशवंत बाबू से भी इस मसले पर कोई बात हुई है, तो वो कहने लगी वो बुढ़ा तो मेरी बच्ची का दीवाना हो रहा है और यहाँ पर कई हजार मेरी बच्ची के कदमों में निछावर कर चुका है, लेकिन मैंने उससे साफ कह दिया है कि 20,000 से कम हो तो इन सीढ़ियों पर इस मकसद के लिए मत आना। फिर आह भर कर कहने लगी वो भी क्या जमाना था। मेरी अम्मा बताया करती थी कि इस चौखट पर बड़े बड़े रईस और नवाबजादे लौटते रहते थे। अब तो कलजुग है कलजुग, जिसकी जेब में भी 100 रुपया होता है बिला धड़क अंदर आ जाता है। मेरी बच्चियों के नाजुक पांव नाचते नाचते सूज जाते हैं, लेकिन 5 रुपए से ज्यादा वेल कोई नहीं देता। मैंने पूछा देखो अगर तुम्हें शिम्मी के 35,000 रुपए मिल जाएं तो। डेरादारनी मेरी बलाएं लेकर कहने लगी जौहरी ही हीरे की कदर पहचानता है। वो कुछ और भी कहना चाहती थी कि मैंने उसे टोक दिया और कहा तुम ऐसा करो कि जब यशवंत आए तो उसे कहना कि एक रईस ने 35,000 की पेशकश की है और तुमने उससे 1 हफ्ते की मोहलत मांगी है। आप चूंकि हमारे पुराने शनासा हैं इसलिए पहला हक आपका है। इससे पहले भी आपने हमारे 20,000 के मुतालबे को पूरा न करके अपना नुकसान और हमारा फायदा किया है। अब 35,000 की ऑफर को भी आप सोच विचार में जाया न करें। वो रईस ज्यादा तो इससे भी ज्यादा देने पर आमादा हो जाएगा। आपके पास 1 हफ्ते की मोहलत है, वरना बाद में हमसे शिकवा मत कीजिएगा। फिर मैंने कहा कि इस मामले में मेरा हरगिज जिक्र न करे। गर्जे के मैंने डेरादारनी को खूब पट्टी पढ़ाई। वो भी घाघ औरत थी। कहने लगी हुजूर आपकी हर बात दुरुस्त, लेकिन अगर यशवंत बाबू 35,000 पर राजी न हुए तो हम 20,000 से भी जाएंगे। मैंने उसे 1,000 और दिया और कहा अगर यशवंत 1 हफ्ते में 35,000 न दे सका तो मैं 20,000 वैसे ही दे दूंगा। ये मेरा वादा है, लेकिन शर्त यह है कि मेरे कहे पर हर्फ ब हर्फ अमल करो। ये कहकर मैं वहां से चला आया। मैंने एक तरह से ये जुआ खेला था। यशवंत से मुझे उम्मीद थी कि जब उसे शिम्मी के हुसूल के लिए टाइम फैक्टर का पता चलेगा तो वो बड़े से बड़ा रिस्क लेगा। मेरे ख्याल में इन 2 फाइलों का 50,000 रुपए में हुसूल मेरे सीनियर्स के लिए बहुत सस्ता सौदा था। हमारा एक ग्रुप पहले ही अपने इस मिशन में नाकाम हो चुका था और मतलूबा मालूमात हमारे लिए बहुत जरूरी थी। चावड़ी बाजार से वापसी पर मैं साथियों के घर चला गया और आज की डाक की कॉपियां बनवा कर गुज़श्ता डाक की कॉपियां भी ले ली। मैंने साथियों से कहा कि आज से यशवंत को डाक लौटाने और वसूल करने की ड्यूटी उनके जिम्मे है। कॉपियां भी वो खुद ही बनाया करें। मंगल और हफ्ते को डाक की वसूली और वापसी के औकात और जगह भी उन्हें बता दी। फिर कहा कि बुध और इतवार की सुबह 10 बजे वो डाक की कॉपियां मुझे लोधी होटल के करीब मुगल महल रेस्टोरेंट में पहुंचा दिया करें। यशवंत से डाक लेने और वापसी के लिए 2 साथी जाया करें, जिनमें से एक मूछें और ऐनक लगाए जबकि दूसरा अपनी असली हालत में उसे कवर दे। उसी वक्त मैंने एक और फैसला किया जो कि मेरे सीनियर्स की हिदायत के खिलाफ था। हालात के तकाजे के मुताबिक मुझे दी गई हिदायत में तब्दीली का इख्तियार दिया गया था। मैंने साथियों को लोधी होटल में अपनी रिहाइश और टेलीफोन नंबर बता दिए और उन्हें कहा कि किसी इमरजेंसी या जरूरत के तहत वो मुझसे होटल में राब्ता कर सकते हैं। मेरे इस फैसले की 3 वजूहात थी। अव्वल ये कि मेरा तकरीबन हर रोज उनके घर जाना मुनासिब न था और मकान मालिक और मोहल्ले वालों को शक में मुब्तला कर सकता था। दोएम मेरे साथियों को मेरे मुताल्लिक कोई इल्म न था और किसी इमरजेंसी की सूरत में वो मुझसे राब्ता न कर सकते थे। और तीसरी वजह ये थी कि अगर कहीं मैं पकड़ा जाऊं तो वो मेरे मुताल्लिक बिल्कुल अंधेरे में न रहे। मैं आहिस्ता आहिस्ता उन्हें जिम्मेदारियां सौंपना चाहता था ताकि मेरी गिरफ्तारी की सूरत में वो तयशुदा उमूर को जारी रख सकें।